नमस्कार साथियों। इस वीडियो में लिया है अपन ने रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम, डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स। ये जो टॉपिक है ऑलराउंडर टॉपिक है और ये सभी विभागीय परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, चाहे वो जेई हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, एपी हो, ग्रुप बी अधिकारी हो, आपके ओएस हो, सीनियर क्लर्क हो, जूनियर क्लर्क हो। तो ये ऑलराउंडर टॉपिक है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन रेल सेवक अनुशासन अपील में। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अपन पहले प्रश्न पे आ जाते हैं बिना टाइम ख़राब किए हुए। ये अपन ले लेते हैं, ये ले लेते हैं लाल वाला। तो पहला प्रश्न है, इसमें दोनों भाषाओं में है साथियों, आप घबराएं नहीं, दोनों भाषाओं में है ये और आप दोनों भाषाओं में पढ़ सकते हैं। रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, ये 1968 को लागू हुए थे और ये सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, चाहे ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे ग्रुप डी हो। तो अधिकारी और कर्मचारी दोनों पर ये लागू होते हैं। 1 अक्टूबर 1968 से लागू हुए थे। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। पहला प्रश्न है इसमें, यदि किसी रेल सेवक के विरुद्ध घूसखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराध के आरोप हों तो ऐसे मामलों में न्यायालय में भेजे जाने चाहिए और ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया से पहले विभागीय प्रक्रिया नहीं चलाई जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ये क्या आंसर इसमें। तो इसमें क्या है कि साथियों, आप इंग्लिश भी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि फिर मुझे काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इंग्लिश भी बताऊंगा, हिंदी बताऊंगा, दोनों। तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो इसके साथ साथ। और नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1 अक्टूबर 1968 कितने भागों में विभक्त है? तो ये आपके 7 भागों में विभक्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 की स्थिति से प्रभावी है? तो ये 1 अक्टूबर 1968 से प्रभावी है, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 लागू नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये उन पर लागू नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों पर भी रेल सेवक अपील नियम लागू हैं? नहीं है। रेलवे आरपीएफ पर ये लागू नहीं है, आरपीएफ रेलवे इन पे लागू नहीं है। किसी आकस्मिक श्रमिक पर रेल सेवक अपील लागू नहीं है, सही, बिल्कुल, आकस्मिक श्रमिक पर ये लागू नहीं है। नेक्स्ट है साथियों, आकस्मिक श्रमिक स्थायी दर्जा प्राप्त करने पर रेल सेवक अनुशासन या अपील नियम 1968 से शासित होगा। बिल्कुल करेक्ट, क्या ऑप्शन इसमें आ जाएगा आपके। और रेल सेवक अनुशासन या अपील नियम 1968 प्रशिक्षु पर लागू होते हैं? नहीं, ये प्रशिक्षु पर लागू नहीं होते हैं। पुनर्निरीक्षण रिवीजन रिव्यू से संबंधित नियम कौन सा है? तो वो आपके नियम 25 है, आंसर क्या हो जाएगा, नियम 25 से 25A है। और नियम संख्या 17 से 24 अपील से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, श्रृंखला नियमों के उल्लंघन होने पर अनुशासन कार्रवाई किस अधिकारी द्वारा की जाएगी? तो आपके मंडल परिचालन प्रबंधक से की जाएगी, DOM, जिसको हम अंग्रेजी में DOM बोलते हैं। तो यदि कोई रेलवे कर्मचारी स्थानांतरित हो जाता है परंतु नई जगह पर पदभार न ग्रहण करके अनादृत अनुपस्थित हो जाता है, उसके विरुद्ध अनादृत अनुपस्थिति के लिए अनुशासनिक कार्रवाई इस विभाग के अनुसार अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसके अंदर वो स्थानांतरित किया गया है। करेक्ट, सही है। नियुक्त अधिकारी अपना अधिकार किसी निम्न पदाधिकारी को दे सकता है? बिल्कुल गलत है। किसी कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने तथा दंड आरोपित करने को उद्देश्य नियुक्त अधिकारी को उसके किस पद से को ध्यान में रखना चाहिए? तो वो उसके अपने वर्तमान स्थापन पद को ध्यान में रखना चाहिए।
यदि किसी ग्रुप सी कुशल कार्य करके सेवा बिलों को नियुक्ति पदाधिकारी की जानकारी न मिलने पर उस कर्मचारी को नियुक्ति पदाधिकारी को किसे माना जाएगा, तो ख माना जाएगा, महाप्रबंधक। और आपके प्रारंभिक नियुक्ति प्राधिकारी ही वर्तमान में नियुक्त प्राधिकारी होंगे, कैसा ही है। रेल सेवक को एक लोक सेवक भी तथा लोक सेवा पर लागू होने वाले सभी रेलवे कर्मचारियों पर लागू होंगे, बिल्कुल करेक्ट। विदेश सेवा में अथवा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले रेल सेवकों पर रेल सेवक अनुशासन या अपील नियम 1968 लागू नहीं होते, बिल्कुल गलत, ख आ जाएगा इसका। रेलवे सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी जो रेल सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जैसे डीआईजी, एडिशनल आईजी, कमांडेंट इत्यादि रेल सेवक अनुसार अपील नियम 1968 द्वारा शासित नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्या आंसर आपका सही लगा। सर्वोच्च अनुशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति जी होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार रिपीट हुआ है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप याद रखिएगा। आरोप पत्र जारी करने से पूर्व प्रारंभिक जांच की जा सकती है, परंतु आरोप पत्र जारी करने के पश्चात ही नियमित अनुशासनिक जांच प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, यदि कोई रेल सेवक किसी समय उच्च पद स्थापन हो तो उसे निलंबित करने वाले सक्षम अधिकारी का निर्धारण उसके मूल स्थायी पद को ध्यान में रख के किया जाएगा, गलत। निलंबन आदेश में निलंबन के कारणों का उल्लेख आवश्यक है, गलत। अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, अंग्रेजी वाले, रेल सेवक को पूरे या फिर प्रभाव से पिछली तिथि से निलंबित किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। किसी रेल सेवक को कितना घंटों से अधिक समय के लिए पुलिस हिरासत में रखने पर उसे निलंबित समझा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कई बार रिपीट हुआ है, 48 घंटे। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, मैं घोड़ा कर देता हूँ। प्रश्न नंबर 25 है, किसी रेल सेवक यदि वो हिरासत में 48 घंटे से ज़्यादा रहता है तो उसको निलंबन समझा जाएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निलंबन के विरुद्ध रेल कर्मचारी सक्षम अधिकारी के समक्ष रेल अनुशासन या अपील नियम 1968 के किस नियम के तहत अपील कर सकता है, तो आप 18(1) के तहत अपील कर सकता है। निलंबन एक दंड नहीं है, बिल्कुल सही है, निलंबन एक दंड नहीं है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं घोड़ा कर देता हूँ, आप इसको विशेष रूप से याद रखें, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। निलंबन का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा मानक पत्र पर जारी किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म पर करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और 28 पे जाते हैं, क्या करा, निलंबन की तिथि से कितनी अवधि के अंदर आरोप पत्र जारी कर दिया जाना चाहिए, तो निलंबन की किस तिथि से, तो निलंबन की तिथि से 3 महीने के अंदर आरोप पत्र जारी कर दिया जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यायालयों के मामलों को छोड़कर विभागीय जांचों प्रारंभिक छानबीन की अवधि अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो वो आपके 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वेलफेयर में भी था ये प्रश्न। निलंबन की अवधि में कर्मचारी को उसके पूरे कार्यस्थल पर आकर हाजिरी देना बाध्य है, गलत। सस्पेंड में वो ऑफिस नहीं आएगा, क्योंकि वो छेड़छाड़ कर सकता है गवाहों और सबूतों और कागजों के, इसलिए वो निलंबन के दौरान ऑफिस आएगा ही नहीं, यानी ड्यूटी पे नहीं आएगा वो। निलंबन की अवधि में सामान्यतः त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है, निलंबन की अवधि में त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता। निलंबन की अवधि में कर्मचारी को सुविधा पास जारी किया जाता है, करेक्ट। पास तो उसको मिलेगा जाने आने के लिए, लेकिन एक पास ही मिलेगा। निलंबित कर्मचारी को निलंबन की अवधि में अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, किया तो जा सकता है, लेकिन वो हेडक्वार्टर की अनुमति से किया जा सकता है। अब यहाँ इसको तो हम गलत ही लेंगे, नहीं किया जाएगा, लेकिन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी हेडक्वार्टर से। तो ऑप्शन में यहाँ इन्होंने, ये जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर के नोट्स हैं, तो यहाँ इन्होंने ख लगा रखा है। तो अब आप देख लीजिएगा, निलंबित कर्मचारी को निलंबन अवधि में अवकाश स्वीकृत तो किया जाता है, लेकिन वो हेडक्वार्टर की अनुमति से किया जाता है। लेकिन यहाँ उत्तर यहाँ इन्होंने गलत दे रखा, तो गलती मान लेते हैं, क्योंकि जर्नली अवकाश स्वीकृत किया नहीं जाता है। विशेष परिस्थिति में हेडक्वार्टर की परमिशन पे किया जा सकता है।
तो फिलहाल अपने यहाँ गलत ले लेते हैं, गलती होगा क्योंकि इसमें कंडीशन कोई ऐसा कुछ है नहीं। वैसे ये इम्पोर्टेंट पर्सन है साथियों, डिसिप्लिन एंड अपील रूल का कंटेंट है। स्कूल पास पर निलंबन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और कर्मचारी का नाम अभिभावक के रूप में शामिल किया जा सकता है, तो ये सही है। स्कूल पास पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। निलंबित कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति देना या न देना नियुक्ति प्राधिकारी के निर्णय पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है VRS के लिए। नेक्स्ट है निलंबन के दौरान यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके निलंबन की पूरी अवधि को सभी उद्देश्यों के लिए ड्यूटी माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ड्यूटी माना जाएगा। निलंबन के दौरान कर्मचारी विभागीय परीक्षा में भाग नहीं ले सकता। गलत। ले सकता है भाग, परीक्षा दे सकता है वो तो उसके जांच चलती रहेगी, जांच के बाद उस पर क्या डिसीजन आता है। निलंबित कर्मचारी को यदि विभागीय जांच प्रक्रिया के दौरान कोई लघु दंड दिया गया हो तो निलंबन की पूरी अवधि को ड्यूटी माना जाएगा। बिल्कुल सही है। किसी रेल कर्मचारी को दहेज मृत्यु के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो तो उसे तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा, भले ही गिरफ्तारी की कोई अवधि नहीं हो, तो सही है। बिल्कुल, इसलिए ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसी घटना आपके साथ नहीं घटे। निलंबित कर्मचारी निलंबन की अवधि के दौरान भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी नहीं कर सकता। गलत, कर सकता है। निलंबित कर्मचारी विभागीय PNM की बैठकों में भाग ले सकता है, ले सकता है। निलंबन की अवधि में रेल कर्मचारी को बचाव सहायक का कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गलत, दी जा सकती है। निलंबित रेलवे कर्मचारी रेलवे चिकित्सालय में इलाज ले सकता है। बिल्कुल ले सकता है, और बहुत अच्छा प्रश्न है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 44 नंबर। निलंबन अवधि के दौरान रेल कर्मचारी को बीमारी की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। गलत। छुट्टी को तो उसको छुट्टी का तो नाम ही मान लो। निलंबन अवधि के दौरान, निलंबन की अवधि में कर्मचारी के स्थायीकरण पर सक्षम अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है। हाँ, यहाँ ये सही है। साथ में ये इसका प्रूफ भी दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। रनिंग कर्मचारियों को निलंबन अवधि के दौरान उनके मूल वेतन के कितने % भाग को रनिंग भत्ते के रूप में वेतन में जोड़कर जीवन यापन भत्ते की दर निर्धारित की जाएगी, तो वो है आपके 30% है। यदि निलंबन अवधि 3 माह से अधिक हो तो निलंबन करने वाले अधिकारी को यह अधिकार है कि वो 3 माह के बाद जीवन यापन भत्ते का पुनरीक्षण करे। बिल्कुल सही है। यदि निलंबन की अवधि 3 माह से ऊपर कारणों को बड़ी हो जिनके लिए रेल स्वयं से जिम्मेदार है तो सिब्बंदी द्वारा निलंबित रेल के यापन भत्ते की दर 25% बढ़ा दी जाएगी, यानी कि 75 हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। यदि निलंबन की अवधि 3 माह से अधिक उन कारणों से बड़ी हो सके जिनके रेल के संशोधित जिम्मेदार ऐसे रूप से जिम्मेदार हो तो सक्षम अधिकारी निलंबित रेल को जीवन यापन भत्ते की प्रतिशत घटाई जा सकती है, तो 25% 50% घटाई जा सकती है। खतरनाक प्रश्न है साथियों, डराने वाला भी है। चलो 50% इस वीडियो में पूरे हो गए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कर लेंगे पूरा। और ये जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर के नोट्स थे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।